मैं आपका दोस्त रितेश अपने एमपीपीएससी नोट्स इन हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज मैं हाजिर हूं एक नए टॉपिक के साथ, जो कि हमारे एमपीपीएससी मेंस जो प्री का सिलेबस है उसी का एक टॉपिक है मध्य प्रदेश की जलवायु, जो कि हमारे मध्य प्रदेश के जो भूगोल है उसके बारे में, उसी से रिलेटेड एक टॉपिक है मध्य प्रदेश की जलवायु। तो इसमें मध्य प्रदेश की जलवायु के बारे में सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं एमपीपीएससी में। तो उसके लिए आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखें, और इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखने के बाद इसके नोट्स भी ज़रूर तैयार करें। तो फ्रेंड्स, चलते हैं हम अपने वीडियो की ओर, देखेंगे वीडियो में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि एमपीपीएससी प्री से रिलेटेड हैं। तो चलते हैं सीधे वीडियो की ओर, देखते हैं। तो किसी क्षेत्र विशेष की दीर्घकालीन मौसमी दशाओं के समग्र रूप को जलवायु कहते हैं, ठीक है ना। मतलब कि किसी क्षेत्र में जो एक लंबे समय से जो मौसमी दशाएं बनी रहती हैं, मतलब एक लॉन्ग टर्म के लिए बनी रहती हैं, वो बदलती नहीं है, तो उसे क्या कहा जाता है? समग्र रूप से जलवायु कहा जाता है वहाँ की। कि मतलब वो उस क्षेत्र की जलवायु, जैसे आप किसी भी क्षेत्र का ले लीजिए कि जैसे मान लीजिए कि उत्तरी साइड में आप देखेंगे कि हिमालय पर्वत है, तो वहाँ पर जो जलवायु दशाएं जो है ठंडी होती हैं, क्योंकि वहाँ बर्फ़ वगैरह जमी रहती है, तो वहाँ का एरिया जो है वो ठंडा होता है। और उसी तरह से आप दक्षिण वाले इलाके में देखेंगे भारत के केरल तमिलनाडु साइड, तो उधर थोड़ी गर्मी ज़्यादा पड़ती है, ठीक है। क्यों? तो उसी तरह से मतलब कि वो जो एक ऐसी मौसमी दशाएं जो एक लंबे समय तक किसी क्षेत्र विशेष में रही आती हैं, तो उसे उस क्षेत्र की जलवायु कहा जाता है, ठीक है ना। तो इस राज्य की जलवायु सामान्यतः मानसूनी प्रकार की है। मतलब जो यहाँ मध्य प्रदेश की जलवायु वो कैसी है? तो मानसूनी प्रकार की है, ठीक है। परंतु कर्क रेखा द्वारा राज्य को दो बराबर भागों में बांटने तथा राज्य के विशाल आकार के कारण राज्य के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न आकार की जलवायु पाई जाती है। तो जो कर्क रेखा है, आपको पता होगा फ्रेंड्स कि ये मध्य प्रदेश को दो बराबर भागों में बांटती है, जिसके कारण क्या होता है कि मध्य प्रदेश का जो विशाल आकार है उसके कारण, और कर्क रेखा के दो बराबर भागों में बांटने के कारण राज्य के जो अलग अलग क्षेत्र हैं वहाँ पर जलवायु अलग अलग प्रकार की पाई जाती है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से थोड़ा आगे देखते हैं। जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश का विभाजन। तो मध्य प्रदेश का जो विभाजन है कितने भागों में किया जा सकता है? जलवायु के आधार पर, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की जलवायु पाई जाती है। ठीक इसी प्रकार से मध्य प्रदेश के भी, जो इतना बड़ा मध्य प्रदेश है, तो उसके जो अलग अलग क्षेत्र हैं वो उसकी जलवायु अलग अलग क्षेत्रों के अनुसार अलग अलग है, ठीक है ना। तो उसी के विभाजन को देख लेते हैं इस मतलब कि कैसे किया जा सकता है, कितने क्षेत्रों में। तो जलवायु की विभिन्नता के आधार पर राज्य को निम्न भागों में विभाजित किया जा सकता है। तो कौन कौन से हैं? तो इसमें पहला है मालवा का पठार क्षेत्र। मतलब मालवा का जो पठारी क्षेत्र है वहाँ की जलवायु अलग होगी। फिर अगला क्या है? उत्तर का मैदानी क्षेत्र। फिर अगला है विंध्य पर्वतीय क्षेत्र। और फिर अगला नर्मदा घाटी क्षेत्र। और अगला क्या है? तो बघेलखंड का पठार। मतलब इन जो इलाकों की जलवायु जो है ये अलग अलग प्रकार की होंगी। मतलब समानता थोड़ी बहुत इनमें होगी, लेकिन काफ़ी ज़्यादा विभिन्नता भी इस क्षेत्रों में पाई जाती है, ठीक है ना। तो उसके बाद हम देखते हैं, एक एक करके इनके बारे में पढ़ लेते हैं ठीक से। तो मालवा पठार क्षेत्र के बारे में सबसे पहले देखते हैं कि राज्य की जलवायु का स्वरूप उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु की अपेक्षा थोड़ा सा शुष्क महाद्वीपीय रूप में है, ठीक है ना। और इसमें ग्रीष्म ऋतु सामान्य गर्म तथा शीत ऋतु सामान्य ठंडी होती है। और यहाँ औसत दैनिक तापमान गर्मियों में 440, यहाँ पे 40 होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है, तो आप यहाँ सुधार लीजिएगा। यहाँ पे 40 से होगा, ठीक है ना। तो आप एक जीरो हटा दीजिए। 40 सेंटीमीटर से सेंटीग्रेड से 42.50 सेंटीग्रेड का होता है। तथा सर्दियों में जो है यहाँ पे भी एक आप 10 कर लीजिएगा, तो ठीक है। तो 10 सेंटीग्रेड से 12.5 सेंटीग्रेड तक होता है, ठीक है ना। इसके बाद हम देखते हैं कि आगे क्या है। तो आगे है इस क्षेत्र में सबसे अधिक गर्म महीना मई का होता है। तो जो मालवा का पठार का क्षेत्र है मध्य प्रदेश का, तो वहाँ पे सबसे जो गर्म महीना कौन सा होता है? तो वो है मई का महीना। मई का महीना जो है वहाँ पे सबसे गर्म महीना होता है, ठीक है ना।
और इसके बाद क्या होता है, अधिकतर वर्षा अरब सागर के मानसूनों से होती है। तो यहाँ पे जो वर्षा होती है अधिकतर, तो वो किसके कारण होती है, तो अरब सागर से जो मानसून आता है उसके कारण यहाँ पर ये वर्षा होती है, ठीक है ना। और वर्षा का वितरण दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व की ओर घटता जाता है। मतलब दक्षिण पूर्व से यदि आप उत्तर पूर्व की ओर आएंगे तो वर्षा का जो वितरण है वो घटता जाता है, ठीक है ना। तो आप एक बार यहाँ पे और सुधार लीजिएगा, यहाँ पे 40 से कर लीजिएगा आप, और ये जो है यहाँ पे 400 हो गया है, और यहाँ पे आप 10 कर लीजिएगा, ठीक है ना, 10 सेंटीग्रेड यहाँ पे मैंने कट कर दिया है, तो आप सुधार लीजिएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि आगे का जो है, आगे क्या है, तो आगे है उत्तर का मैदानी क्षेत्र। तो उत्तर का मैदानी क्षेत्र जो है, इससे रिलेटेड क्या है, तो इस क्षेत्र की जलवायु महाद्वीपीय प्रकार की है और समुद्र से दूर स्थित होने के कारण इसी क्षेत्र में गर्मियों में अधिक गर्मी तथा सर्दियों में अधिक सर्दी पड़ती है। और गर्मियों में औसत तापमान जो है ये कितना 40 डिग्री सेंटीग्रेड से 45.50 सेंटीग्रेड तक, और तथा सर्दियों में 150 से 180 सेंटीग्रेड तक रहता है। और इस क्षेत्र में औसत वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम होती है, ठीक है ना। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा कि 75 सेंटीमीटर से कम होती है, और जिससे यह क्षेत्र उप आर्द्र की श्रेणी में आता है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कि आगे क्या है, तो आगे है विंध्य पर्वतीय क्षेत्र। विंध्य पर्वतीय क्षेत्र जो है, इस क्षेत्र में सम जलवायु पाई जाती है और पर्वतीय क्षेत्र में गर्मी अधिक नहीं पड़ती है तथा सर्दी भी सामान्य रहती है। यही कारण है कि यह क्षेत्र स्वास्थ्य की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। और प्रदेश की पचमढ़ी अमरकंटक पर्यटन क्षेत्र इसी जलवायु क्षेत्र में, मतलब कि जो विंध्य का पर्वतीय क्षेत्र है, पर्वत वाला इलाका है विंध्य का पर्वत का, तो वहीं पे जो पचमढ़ी और अमरकंटक पर्यटन क्षेत्र स्थित हैं, क्योंकि यहाँ की जलवायु जो होती है अधिक, मतलब कि जलवायु सम प्रकार की पाई जाती है, ना तो ज़्यादा गर्मी ना ही ज़्यादा सर्दी, ठीक है ना। तो इस कारण से ये पर्यटन वाला क्षेत्र काफ़ी मतलब कि फेमस है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कि आगे क्या है, तो आगे है नर्मदा घाटी क्षेत्र। तो नर्मदा घाटी क्षेत्र कर्क रेखा के अधिक नज़दीक है, जिससे इस क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु अत्यधिक गर्म तथा शीत ऋतु साधारण ठंडी रहती है। इस क्षेत्र में अधिकतम औसत दैनिक तापमान मई तथा न्यूनतम तापमान दिसंबर में रहता है। और वर्षा पूर्वी क्षेत्र में 142.5 सेंटीमीटर से लेकर पश्चिमी क्षेत्र में 57.5 सेंटीमीटर तक होती है, ठीक है। तो ये भी आप पॉइंट ध्यान रखिएगा। और इसके बाद देखते हैं कि बघेलखंड पठार क्षेत्र, इस क्षेत्र की जलवायु मानसूनी है, ठीक है। बघेलखंड जो पठार है उसकी जलवायु कैसी है, तो उसकी जलवायु जो है मानसूनी प्रकार की है, ठीक है। और क्योंकि कर्क रेखा इस प्रदेश के लगभग मध्य से गुजरती है, यहाँ गर्मी उष्ण और एवं शीत ऋतु समान तथा शुष्क होती है। और गर्मियों में औसत तापमान 35.50 सेंटीग्रेड तक रहता है, और औसत वर्षा इस क्षेत्र में 125 सेंटीमीटर होती है। मतलब कि जो बघेलखंड का पठार का क्षेत्र है वहाँ पे औसत तापमान गर्मियों में कितना 35.5 डिग्री सेंटीग्रेड तथा औसत वर्षा जो होती है कितनी होती है, तो 125 सेंटीमीटर होती है। और मध्य प्रदेश में ऋतुएं देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। तो मध्य प्रदेश में ऋतुओं को जलवायु के आधार पर 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन सी, तो जो इस प्रकार है, पहला ग्रीष्म ऋतु, दूसरा वर्षा ऋतु, तीसरी शीत ऋतु। तो अब इसके बारे में भी डिटेल में देखते हैं। मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु, तो राज्य में ग्रीष्म ऋतु मार्च से प्रारंभ होकर मध्य जून तक रहती है, और राज्य में मार्च के पश्चात तापमान निरंतर बढ़ता जाता है, और तथा संपूर्ण राज्य में मई के मध्य तक आते आते 30 से ऊपर हो जाता है। मतलब 30 डिग्री से जो 30 सेंटीग्रेड से ऊपर हो जाता है तापमान, ठीक है ना, गर्मी वाला। और मई में उत्तरी पश्चिमी मध्य प्रदेश में तापमान अधिकतम होता है। इस समय ग्वालियर, मुरैना, दतिया तथा दक्षिणी बालाघाट में 42.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान मिलता है। और इस ऋतु में 400 सेंटीग्रेड की समताप रेखा प्रदेश को कितने 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। और राज्य में ग्रीष्म ऋतु को यूनाला कहा जाता है। सबसे मोस्ट पॉइंट ये है फ्रेंड कि ग्रीष्म ऋतु को प्रदेश में, मध्य प्रदेश में क्या कहा जाता है, तो यूनाला कहा जाता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि ग्रीष्म ऋतु को क्या कहा जाता है, यूनाला। तो इनमें से एक क्वेश्चन एमपीपीएससी प्री में पहले पूछ भी चुका है, ठीक है ना, कि मतलब कि ग्रीष्म ऋतु जैसे एक शीत ऋतु है, एक ग्रीष्म ऋतु, ठीक है ना। इस प्रकार से तीनों ऋतुओं को क्या क्या कहा जाता है मध्य प्रदेश में,
तो उसमें से रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है एमपीपीएससी प्री के एग्जाम्स में, तो संभावना है कि इस बार भी पूछा जा सकता है। तो इसे आप ध्यान रखिएगा कि ग्रीष्म ऋतु को यूनाला कहा जाता है। अब इसके बाद इस रेखा के पूर्व में शहडोल, मंडला, सिवनी, छिंदवाड़ा, बैतूल जिले पड़ते हैं तथा पश्चिम में देवास, शाजापुर, इंदौर, धार, उज्जैन, झाबुआ, रतलाम और मंदसौर जिले आते हैं। और यह ऋतु साधारणतः सूखी रहती है और क्योंकि आर्द्रता बहुत कम होती है, इस ऋतु में संपूर्ण मध्य प्रदेश में आकाश स्वच्छ रहता है तथा धूल भरी हवाएं चलती हैं जिन्हें लू कहते हैं। तो जो क्या है फ्रेंड कि ये जो ग्रीष्म ऋतु होती है इनमें जो गर्म हवाएं चलती हैं मध्य प्रदेश में मई के जो अप्रैल मई के टाइम पे, तो ये काफ़ी गर्म हवाएं रहती हैं जिन्हें मध्य प्रदेश में क्या कहा जाता है, तो लू कहा जाता है। मतलब ये पूरे भारत में इन्हें लू कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कि आगे जो है मध्य प्रदेश में वर्षा ऋतु के बारे में देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश में वर्षा ऋतु, राज्य में वर्षा ऋतु का आगमन मध्य जून से आरंभ हो जाता है और जून में उत्तरी पश्चिमी भारत में न्यून वायु दाब का केंद्र बनने से सागरों के ऊपर बहने वाली हवाएं भारत की ओर चलने लगती हैं, जिससे वायु में आर्द्रता बढ़ने लगती है, ठीक है। और वर्षा, धूप की कमी तथा अधिक आर्द्रता होने के कारण तापमान गिरने लगता है, परंतु जुलाई के पश्चात औसत मासिक तापमान एक समान रहता है और जुलाई माह में संपूर्ण पूर्वी राज्य में अधिक वर्षा होती है, जबकि पश्चिम की ओर जाने पर वर्षा में क्रमशः कमी आती जाती है, ठीक है। वर्षा का यह प्रतिरूप अगस्त और सितंबर में भी मिलता है। पठारी तथा पहाड़ी भागों में अपेक्षाकृत अधिक वर्षा होती है क्योंकि ऐसे स्थलों की ऊंचाई अपेक्षाकृत अधिक होती है, जिसके कारण ये वर्षा मतलब कि ज़्यादा होती है। जो ऊंचाई वाले इलाके हैं, पर्वतीय क्षेत्र, वहाँ वर्षा अधिक होती है क्योंकि वहाँ से जो बादल होते हैं वो नज़दीक होते हैं, ठीक है। और तो बादल ज़्यादा ऊपर से उड़ नहीं पाते उनकी तरफ से, तो वहाँ वर्षा ज़्यादा होती है, ठीक है। सतपुड़ा के महादेव पर्वत तथा तामिया की पठारी क्षेत्रों में औसत मासिक वर्षा 23 सेंटीमीटर के लगभग है, ठीक है ना। और मध्य प्रदेश की औसत वर्षा लगभग 112 सेंटीमीटर। अब एक और मोस्ट पॉइंट आ गया फ्रेंड कि जो मध्य प्रदेश की औसत वर्षा है वो कितनी होती है, तो 112 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन एक बार एमपीपीएससी में पूछा जा चुका है, तो संभावना है कि इस बार भी ये पूछ सकता है, ठीक है। तो आप इसे भी ध्यान रखिएगा कि औसत वर्षा कितनी होती है मध्य प्रदेश में, तो 112 सेंटीमीटर। इसके बाद देखते हैं कि अगला क्या है। तो अगला जो है मध्य प्रदेश में शीत ऋतु। तो मध्य प्रदेश में शीत ऋतु के बारे में क्या है, तो राज्य में शीत ऋतु नवंबर से फरवरी के बीच होती है और 23 सितंबर से सूर्य के दक्षिणायन होने के साथ ही औसत तापमान कम होने लगता है और अक्टूबर में संपूर्ण मध्य प्रदेश का तापमान जो है 20.90 सेंटीग्रेड से 26.60 सेंटीग्रेड के मध्य रहता है और 21.10 की समताप रेखा जनवरी के महीने में राज्य को उत्तरी और दक्षिणी दो भागों में विभाजित करती है, ठीक है। और संपूर्ण उत्तरी राज्य में तापमान 150 से 180 सेंटीग्रेड के मध्य रहता है और इस ऋतु में मौसम सामान्यतः क्या रहता है कि साफ रहता है और हवाएं मंद चलती हैं तथा आकाश स्वच्छ रहता है और रात्रि का तापमान गिरने से ऊंचे पठारी और पहाड़ी भागों में स्थानीय रूप से पाला तथा कोहरा होता है और दिसंबर जनवरी के महीने में पश्चिमी विक्षोभ से राज्य के उत्तरी पश्चिमी भागों में हल्की वर्षा होती है और इसे मावट कहते हैं। तो जो मतलब कि देखिए यहाँ पे क्या होता है कि दिसंबर जनवरी के महीनों में पश्चिमी विक्षोभ से राज्य के उत्तरी पश्चिमी भागों में हल्की हल्की वर्षा होती है, जिसे क्या कहा जाता है, तो मावट कहा जाता है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा। इस वर्षा की वजह से शीत की प्रबलता बढ़ जाती है और जो प्रबलता बढ़ जाती है और मार्च तक आते आते सूर्य की स्थिति बदलने से तापमान बढ़ने लगता है और ग्रीष्म ऋतु की आगमन होने लगता है। तो इसमें 2-3 पॉइंट जो थे काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। एक तो 112 सेंटीमीटर वर्षा होती है मध्य प्रदेश में औसत, और जो ग्रीष्म ऋतु को यूनाला कहा जाता है, ठीक है। और जो शीत ऋतु है, शीत ऋतु को क्या कहते हैं फ्रेंड, तो इसे मध्य प्रदेश में सियाला कहा जाता है। तो आप इसे भी नोट कर लीजिए क्योंकि इसमें मैंने ऐड नहीं किया है ये पॉइंट, तो आप इसे चाहें तो आप नोट कर लीजिए। शीत ऋतु को क्या कहा जाता है, तो सियाला कहा जाता है और ग्रीष्म ऋतु को यूनाला, ठीक है ना। और इसके बाद क्या है कि अगला जो है अगला जो एक पॉइंट मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि यहाँ पे
अब ध्यान रखिएगा कि 3 भागों में ऋतुओं में मध्य प्रदेश को विभाजित किया गया है, ग्रीष्म, वर्षा और शीत। इसके बाद जितने भी मैंने आपको बताया इसमें कि यहाँ पे दिए गए हैं सारे, जलवायु की विभिन्नता के आधार पर राज्य को निम्न भागों में विभाजित किया जाता है। तो कितने हैं? 5 भाग। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा कि 5 भागों में विभाजित किया जाता है, ठीक है ना। तो कुछ पॉइंट्स थे इसमें जो इम्पोर्टेंट थे, जो कि एमपीपीएससी में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं 1 नंबर वाले। तो इसके आप नोट्स तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद जब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो उसमें भी हम मध्य प्रदेश से रिलेटेड ही कोई टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, या फिर जो हमारे एमपीपीएससी मेंस का सिलेबस है उसके कोई टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। और फ्रेंड्स, मेरे सारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें आपको टाइम टू टाइम, इसके लिए आप मेरे चैनल एमपीपीएससी नोट्स इन हिंदी को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। बाय बाय।